नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेली का एक नया टॉपिक लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग जरा पढ़ेंगे, आज स्टडी करेंगे। नाम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। माइट्रो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्डियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ये सभी यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। अगर देखें कि इसकी खोज किसने की, तो अल्बर्ट वान कोलिकर ने 1880 में इसको खोजा। उन्होंने इंसेक्ट की स्ट्रिएटेड मसल में देखा। एंटोमोलॉजिस्ट थे, इंसेक्ट की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने मसल्स में देखा था और इसका खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। एक दूसरे वैज्ञानिक और हैं, अल्टमान। ये 1890 में सेल के अंदर देखा इसको। कोलिकर ने तो स्ट्रिएटेड मसल में देखा था और अल्टमान साहब ने देखा सेल के अंदर। इसको इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया। ध्यान रखिएगा, बायोप्लास्ट। ये पूछा जाता कभी कभी, बायोप्लास्ट नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। एक नाम इसका हो गया बायोप्लास्ट, जो कि अल्टमान ने दिया। 1897 में सी वेंडा आए। सी वेंडा 1897 में इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तीन वैज्ञानिक हो गए। कोलिकर, जिन्होंने इसकी खोज की स्ट्रिएटेड मसल में इंसेक्ट के। अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया, सेल के अंदर देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडा ने दिया 1897 में। हम देखते हैं कि इसका नाम और है, कॉन्ड्रियोसोम भी इसको बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसोम भी, कभी कभी कॉन्ड्रियोसोम भी इसका नाम करके पूछ लिया जाता है। कॉन्ड्रियोसोम किसका नाम है? कॉन्ड्रियोसोम। प्लाज्मा में पाया जाता है, पहले बता दिए। इसकी संख्या 1 से लेकर के 1000 तक होती है। ड्यू टू वर्किंग ऑफ सेल, सेल की कितनी वर्किंग है, कौन सी सेल कितना काम कर रही है, किस सेल को कितनी जरूरत पड़ती है, किस ऑर्गन के मसल्स के सेल्स की जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसकी संख्या उतनी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के मसल्स और लंग्स के मसल्स में इसकी संख्या 2-2 हजार देखी गई है। तो इसकी संख्या 1 से 1000 तक होती है। इसका शेप जो है राट शेप देखेंगे, ये राट शेप होती है, स्फिरिकल होती है, फिलामेंटस होती है और बीन शेप होती है। भिन्न भिन्न तरह की इसकी आकृति होती है। साइज इसका 0.2 म्यू से 1.5 म्यू तक होती है। हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में है, शेप और साइज इसकी भिन्न भिन्न है, इसकी संख्या भी भिन्न भिन्न है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के करीब 3 कंपोनेंट होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा इसकी क्रिस्टी, तीसरा इसका ऑक्सीसोम, जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं। 3 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे तो इसकी स्टडी ठीक से हो जाएगी। देखिए, ये साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसके आउटर मेम्ब्रेन को, आउटर लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। देखिए चारों तरफ से आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। दूसरी लेयर इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन।
दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें फ्लूइड भरा होता है, कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके, देखिए फोल्डिंग करके, ये माइक्रोबिलाई जैसे स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर अंदर से मैट्रिक्स के अंदर मोल्ड होते हैं, फोल्डिंग होती है। इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, देखिए क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी बना रही है। ये देखेंगे क्रिस्टी के बीच में एक स्पेस है, इसको इंटरक्रिस्टियल स्पेस बोलते हैं। इंटरक्रिस्टियल स्पेस, ये क्रिस्टी के बीच में देखेंगे, ये है इंटरक्रिस्टियल स्पेस। क्रिस्टी के अंदर इंटरक्रिस्टियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 65% वाटर होता है, 65% वाटर होता है। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, कुछ केमिकल्स, कुछ और प्रोटीन्स, कुछ लिपिड्स इसमें घुले होते हैं। ये कुल मिला के मैट्रिक्स होता है। ये साइटोप्लाज्म से इसका कंपोजिशन अलग होता है। और इसी क्रिस्टी के ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है। इस फिर से देखें, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें एक फ्लूइड होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरक्रिस्टियल स्पेस बोलते हैं। और प्रत्येक क्रिस्टी के आउटर मेम्ब्रेन पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस यही होती है। बीच में मैट्रिक्स होता है जिसमें 65% वाटर होता है। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम इसी के अंदर घुले होते हैं। ये हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर एक क्रिस्टी को हम निकाल करके देखेंगे, एक क्रिस्टी को, तो इधर से हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टी देखिए, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के ये क्रिस्टी बना रही है। इस क्रिस्टी के ऊपर देखेंगे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम इंटरक्रिस्टियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी बना रही है। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल देखिए लटके हुए हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर अटैच इसकी आउटर की दीवार पर। एक क्रिस्टी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका स्टॉक है, ये पेडिकल है, ये हेड है। इस तरह से अगर हम समझेंगे, इधर देखें, ये हो गया, ये हमारा हेड है, इसको हेड बोलेंगे। ये स्टॉक है या पेडिकल भी बोलते हैं इसको। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको हम F0 पार्टिकल बोलते हैं और इसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, कुछ एंजाइम्स। इसको, ये जो हमारी एंजाइम जो है वो जब एटीपी की सिंथेसिस होती है इससे कंज्यूम होती है, यूज होता है। ये एक ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीसोम। ये कभी कभी पूछा जाता है ऑक्सीसोम कहां होते हैं, ऑक्सीसोम का क्या काम है। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम
ये लेनिंजर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था। एक बार फिर देखते हैं हम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल अटैच है। इसके अंदर एक फ्लूइड है जो मैट्रिक्स है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें 65% वाटर होता है। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम इसमें मिक्स होते हैं। ये हमारा एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी बना रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी बना रही है। इस क्रिस्टी के आउटर मेम्ब्रेन पर F1 पार्टिकल अटैच है। क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस है इसको इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं या इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, दोनों नाम है इसका। F1 पार्टिकल को देखेंगे एक्सिसोम का, तो यह स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम हेड बोलते हैं। मेन प्रक्रिया एटीपी सिंथेसिस यही होती है। ये स्टॉक है या पेडिकल बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसको जो बेस है इसको हम F0 पार्टिकल, इसको F1 पार्टिकल। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, हमने पहले बता दिया। ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल दोनों एक ही है। मैट्रिक्स में आरएनए, डीएनए और राइबोसोम एंजाइम्स भरे होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में, अगर हम देखेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है पावर हाउस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इस माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एटीपी सिंथेसिस। इसको इस तरह से हम समझते हैं, ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म, यहां हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी की सिंथेसिस में दो चीजें होती हैं, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन करता है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एटीपी की सिंथेसिस ग्लाइकोलिसिस से शुरू होती है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। यहां पे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हो रही है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, वो टूटेगा और पायरुविक एसिड बनेगी। बीच में लंबी प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस में, लास्ट में पायरुविक एसिड बनेगी। ये हमारा जो है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस पूछा जाता है कहां परफॉर्म होती है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड यहां बनेगा, इसका लास्ट प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, मैट्रिक्स में, मेम्ब्रेन से होते हुए मैट्रिक्स में जाएगा। यहां पे क्रेब्स साइकिल चलेगी। देखिए ये क्रेब्स साइकिल कहिए या टीसीएस साइकिल कहिए, सीएससी साइकिल कहिए, तीनों नाम इसी के हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल शुरू होगी। पायरुविक एसिड अब मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में जाएगी। क्रेब्स साइकिल जब होगी तो क्रेब्स साइकिल के बाद NADH दो कंपाउंड बनते हैं, NADH या FADH2। पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल में NADH या FADH एक केमिकल कंपाउंड बनता है। ग्लाइकोलिसिस जब पूरी होगी तो यहां भी दो एटीपी बनती है। अब क्रेब्स साइकिल जब पूरी होगी तो दो एटीपी यहां भी बनेगी, 4 एटीपी ये बन गई। अब NADH FADH2 जो क्रेब्स साइकिल के बाद केमिकल कंपाउंड बन रहा है, ये अब जाएगा क्रिस्टी में। ये हमारा जो हमने आपको क्रिस्टी बताया था, F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम में। यहां पे
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा या ETCS साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में होता है। यहां पे अल्टीमेटली सिंथेसिस ATP की होती है, यही ज्यादा अमाउंट ATP बनती है। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी के आउटर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीसोम में। अब देखें 3 तरह की क्रिया हो गई। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, माइटोकार्डिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो रही है, और इसके ऑक्सीसोम में आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रहा है। यहां पे ATP बन रही है। एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो करीब 36 ATP बनती है। 4 तो 2 ग्लाइकोलिसिस से, 2 क्रेब्स साइकिल से, बकिया जो है क्रिस्टी में बनती है इसके ऑक्सीसोम में। इस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। और ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये हाई बॉन्ड केमिकल कंपाउंड है। एनर्जी जब यहां बनती है तो इसी में कंजर्व हो जाती, रिजर्व हो जाती है, ATP के रूप में, केमिकल कंपाउंड के रूप में हो जाती है। जब जरूरत पड़ती है तो ATP ADP में बदल जाता है, ADP में। ये इस तरह से क्रिया होती है। ATP टूटेगी, ADP में एनर्जी रिलीज होगी, यूज होगी। ADP फिर से एनर्जी लेकर के ATP में बदल जाएगी। इस तरह से ATP ADP में, ADP फिर एनर्जी लेकर के ATP में, ये भी साइकिल चलती रहती है। ये ATP हमारी कहां बन रही है? ऑक्सीसोम में। और ये रिलीज होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ATP का जो है आउट ऑफ सेल भेज दिया जाता है। तो ये हमारी ATP की सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीसोम तीनों मिला करके चलती रहती है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा गया। ये एरोबिक रेस्पिरेटरी पार्ट है। एनारोबिक और एरोबिक दोनों साथ चलते हैं। पहले एनारोबिक होगा ग्लाइकोलिसिस में, फिर एरोबिक होगा। ATP की सिंथेसिस इस तरह से होती है शॉर्ट में, और इसीलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। दूसरा है DNA, चूंकि इसमें होता है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट भी करती है, अपनी कॉपी बना लेती है, रिप्लिकेशन होता है इसमें, सेल्फ डिपेंडेंट है। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रही है, इसकी चर्चा हो गई है। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो राइबोसोम जहां है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी। बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स लगेंगे, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स राइबोसोम ही बनाते हैं। एंजाइम्स मींस प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम में होती रहती है। तो ये राइबोसोम हमारे ये प्रोटीन के रूप में एंजाइम्स बनाते रहते हैं जो यूज होता है। तो राइबोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिहेव लाइक ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर बिहेव करती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, DNA, RNA, ATP सिंथेसिस, हर चीज इसमें हो रही है। तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर है। इसलिए इसको कभी कभी यह कहा जाता है कि बिहेव लाइक बैक्टीरिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका सिम्बियोटिक नेचर। सिम्बियोटिक नेचर का यह मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म, दो एनिमल का ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों का फायदा हो, नुकसान किसी का नहीं होगा, एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे का काम कर रहे हो, दोनों का फायदा हो। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पायरुविक एसिड ले रहा है, एनारोबिक रिस्टोरेशन वहां हो रहा है, एरोबिक रिस्टोरेशन यहां हो रहा है, ATP दे रही है। एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, चल रहे हैं। वो ATP दे रही है, वहां से वो पायरुविक एसिड ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर से। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसका नेचर जो है वो सिम्बियोटिक है, सिम्बियोटिक नेचर। कभी कभी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर नेचर क्या है? सिम्बियोटिक। एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं स्ट्रक्चर: डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन बना रही है, उसके ऊपर क्रिस्टी के आउटर मेम्ब्रेन पे F1 पार्टिकल अटैच है। मैट्रिक्स है जिसमें 65% वाटर है, उसके बाद प्रोटीन है, राइबोसोम है, लिपिड है, एंजाइम्स है, डीएनए है, आरएनए है। एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर और एक ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेगा तो फंक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। एटीपी की सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ये साइटोप्लाज्म से ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होती है, वहां से जब आएगी पायरुविक एसिड बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर, वहां क्रेब्स साइकिल चलेगी। कभी पूछा होगा क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है, ऑक्सीडेस एटीपी की सिंथेसिस कहां होती है, 3-4 सवाल इससे बनते हैं। एटीपी की सिंथेसिस होगी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, वो क्रिस्टी में होगी। इस तरह से एटीपी की सिंथेसिस होती रहती है साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स और इसके क्रिस्टी, दोनों तीनों को मिला के। ये हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिए, फंक्शन बता दिए। आई होप कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों इसके समझ में आ गया होगा। सवाल इससे जरूर पूछे जाते हैं। एटीपी की सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, क्रेब्स साइकिल कहां चल रही है, ऑक्सीसोम कहां है, मैट्रिक्स में क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, साइज क्या है। एक दो सवाल इससे जरूर आते हैं क्योंकि सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है। समझ में आ गया होगा। आई होप कि इसको फिर से अगर आप किताब से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, 2-3 बार चिंतन करेंगे, फिर लास्ट में बताओ स्ट्रक्चर जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। स्ट्रक्चर जब रहेगा तो फंक्शन आप आसानी हो जाएगी, रटने से काम नहीं चलेगा। पढ़िएगा ध्यान से। थैंक यू।